केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही, रात में 3 बार हुआ लैंडस्लाइड से 24 लोगों की मौत, 4 से ज्यादा फंसे। केरल के वायनाड में हुई तबाही में पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता का ऐलान। झारखंड में डिरेल हुई मालगाड़ी से हावड़ा मुंबई मेल टकराई, ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, अब तक 3 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन, केंद्र सरकार पेश कर सकती है 6 नए बिल। वित्त मंत्री सीतारमण जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी। विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज, विपक्ष के हंगामे के बीच योगी सरकार पेश करेगी करीब 30,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया का प्रदर्शन आज, संजय सिंह बोले 10 पार्टियां शामिल होंगी। आप बोली केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशु शुक्ला और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। संसद सत्र का 7वां दिन आज, आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई हुई शुरू। वित्त मंत्री बजट पर करेंगे चर्चा, निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का देंगी जवाब। और ये सी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सदन की। दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमारे देश में कृषि और किसानों की उन्नति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे कदम उठाए गए। माननीय सदस्य, मैंने पहले ही आपको आग्रह कर दिया है, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में अलाउ कर दूंगा मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और किसानों के मूलभूत समस्याओं में किसानों को उचित मूल्य देने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो कुछ अहम कदम उठाए, उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम जो देश के कृषि इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सर्च का। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए इस सदन में बड़ी खुशी हो रही है। कृषि सब्जेक्ट है, किसी राज्य में 2 डिजिट में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है। इस देश में अकेला मध्य प्रदेश इस सौभाग्य का भाग्यशाली रहा जहां 11%, जब शिवराज सिंह जी वहां के मंत्री थे उस समय हुआ था। ऐसे अनुभवी हाथ में कृषि विभाग होने से मुझे उम्मीद ही नहीं, श्रद्धा है कि देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करके जो गैप्स थे उनको, उसका स्टेटस क्या है और उसके लिए हमारे देश के किसानों में क्या बदलाव आया है, किसान कितना लाभ मिला है, उसकी जानकारी माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी 1 मिनट, आप माननीय सर प्लीज बैठिए। मैंने माननीय सदस्य आपको बता दिया, रक्षा मंत्री जी रहेंगे। ट्यूशन ओवर के बाद में 1 मिनट बुलाने देंगे, ठीक है ना? और दोनों सदनों की कार्रवाई आपको बता दें कि शुरू हो चुकी है। और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। आपको बताते हैं कि निर्मला सीतारमण आज बजट पर जवाब देंगी। और आपको सीधे ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर आपको बता दें कि आज सत्र का दूसरा दिन है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सांसद डॉक्टर रागिनी, माफ कीजिएगा विधायक डॉक्टर रागिनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और वहां पे जांच कराई गई। इन बातों के मद्देनजर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये अपने आप में दर्शाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आए दिन बढ़ती चली जा रही है। तो 2017 से लेकर के 2027 के बीच में टोटल महिलाओं और बच्चों को लेकर के कितने केस हैं, मुकदमे हैं, लापता गुमशुदगी के दर्ज हुए और उनमें से
कितने लोग आज भी गुमशुदा हैं आपके 8 साल के टेनियर की सरकार में, जिनको आप नहीं ढूंढ पाए हैं? कृपया इसका जवाब दें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है और वास्तविक तथ्य इस माननीय सदन के समक्ष आने चाहिए। महिला और बाल सुरक्षा और खासतौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, वह केवल बाहर से ही नहीं होते हैं। इसके दोनों तरीके हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। और इसलिए इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रख करके सरकार ने इस दिशा में जो ठोस कदम उठाए हैं, वह इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में बहुत आवश्यक हैं। अगर मैं महिला संबंधी अपराध को, जिसमें घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई जो या सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ी हुई जो मामले होते हैं, इन सब की तुलना करूं तो सबसे पहले माननीय सदस्य को मैं इस बात के बारे में अवगत करा दूं कि 2016 की तुलना में दहेज जैसी घटना के बारे में देखें तो 2016 की तुलना में 2016 में कुल घटनाएं घटित हुई थी, उनकी तुलना में 23-24 के बीच में लगभग 17.5% की कमी घटनाओं में आई है। बलात्कार की घटनाओं में 2016 की तुलना में अगर 23-24 में हम उसकी तुलना करें, इसमें 25.30% की कमी दिखाई गई है। लेकिन अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखें कि 17 से लेकर के 24 के बीच में महिला और बालिग जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनमें से प्रदेश सरकार ने अपने प्रोसिक्यूशन विंग को मजबूत करने का परिणाम सामने आया है। 24,402 प्रकरण में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। 17 से लेकर 24 के बीच में पास्को अधिनियम के अंतर्गत 9,175 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। 2022 से 24 के मध्य में महिलाओं के विरुद्ध पास्को अपराध में न्यायालय के द्वारा 16,718 अभियुक्तों को सजा दी गई है, जिनमें 21 को मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा भी दी गई है। प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखें कि इस दिशा में जो अन्य प्रयास हुए हैं, खासतौर पर भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के मामलों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में भारत सरकार ने जो अपना पोर्टल तैयार किया है, इसको हम लोगों ने 2018 में ही, पिछली सरकारें उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थी, लेकिन 17 के बाद से हम लोगों ने इस पर काम प्रारंभ किया और अप्रैल 18 में हम लोगों ने इस पोर्टल को एक्टिव करने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और अगर इसमें हम देखें कि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग, फोकस मॉनिटरिंग जो प्रदेश के अंदर हुई है, उसका परिणाम है कि जो पेंडेंसी थी, ये पेंडेंसी एक दिन की नहीं थी, एक वर्ष की नहीं थी, ये वर्षों से पड़ी हुई थी। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थे। उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है
जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का इसमें द्वितीय स्थान और इन मामलों को अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, ई प्रोसिक्यूशन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है और इसमें देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर यूपी का स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में इसमें प्रथम स्थान है। लगभग हमारे 98% से अधिक मामलों का निस्तारण करने में उत्तर प्रदेश आज देश का वह पहला स्थान रखता है। और मैंने जो पहले भी कहा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 एक सर्विस है और 1090 बाल महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने 181, 1090 और 112 भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है। और हर थाने में जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था आई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी, लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई, इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष तक हमने पुलिस महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में उनकी 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था उन्हें प्राप्त हो सके, इसको अनिवार्य रूप से प्रदेश के अंदर लागू किया। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। लेकिन जो पुलिस कार्मिक महिलाएं भर्ती हुई थी वे केवल एक कांस्टेबल के रूप में ऑफिस के कार्य को या थाने तक ही अपने को सीमित न रखें, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ शासन की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रतिभा का लाभ समाज ले सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक महिला बीट स्टेशन स्थापित किए गए, महिला पिंक बूथ की स्थापना की गई और यह भी व्यवस्था लागू की गई कि ये महिला बीट पुलिस अधिकारी हर मिशन शक्ति के अंतर्गत वहां पर जाएंगी। वहां पर सप्ताह में एक बार जाकर महिला संबंधी घरेलू हिंसा का हो या बाहर की सुरक्षा से जुड़े हुए कोई मुद्दे होंगे, इन पे तो चर्चा करेंगे ही, इससे संबंधित समाधान भी निकालेंगे। लेकिन इसके अलावा महिलाओं से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी या उनकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित या उनके स्वावलंबन से संबंधित कौन सी स्कीम केंद्र या राज्य सरकार की है, इनसे भी गांव की महिलाओं को अवगत कराएंगे। और ये मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लगातार ये जारी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। इस सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोधों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है।
और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, इसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। और इसलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या 2, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितने घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से, उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट करें, कुल कितनी घटनाएं घटित हुई? आप नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा जीवित रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती हैं कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112, इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी बैठक के साथ, जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों, अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि 21 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1,713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो आज जिन अपराधियों को सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई।
ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वो देश के अंदर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। संख्या 2 श्री अनिल प्रधान। नहीं, श्री अनिल प्रधान नहीं, कोई डिबेट नहीं हो रही, होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछ लिया। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका दिया। इसमें 3 माननीय सदस्य हैं, इसीलिए सीधा प्रश्न पर आइए क्योंकि तीनों सदस्यों को अवसर दिया जाए। सर, चूंकि जो नमामि गंगे का, नहीं आप पूछो। आज पूरे प्रदेश में हर घर नल योजना का जो कार्य संपादित है प्रदेश सरकार द्वारा, पूरे गांव की जो सड़कें, चाहे वो लोहिया के द्वारा बनाई गई हो, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत बनाई गई हो, अम्बेडकर गांव के तहत बनाई गई, विधायक सांसद निश्चित बना, किसी भी योजना के तहत बनाई गई, पूरे गांव के, पूरे उत्तर प्रदेश की गांव गलियों को खोदने का काम नमामि गंगे की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया गया है। अब जो सरकार कह रही है कि हम जनता को निःशुल्क पानी देने का काम करेंगे, तो इससे संबंधित मेरे 2-3 हैं सर, उनके आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहूँगा कि जो आपने जो हमारे प्रश्न के जवाब में प्रश्न में आपने जो जवाब दिया है कि 2024 तक पानी आप दे पाएंगे, दे देंगे दिसंबर तक। अब वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो आने वाला समय बताएगा। मेरा जो पहला अनुपूरक है कि माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि आपके विभाग द्वारा जो सड़कें खोदी गई हैं, क्या उन्हें पुनः उसी तरह बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और अगर आप बनाएंगे तो क्या उसकी समय सीमा कोई निर्धारित है कि अगर आप 2020 में खोदा है तो 24 में बनेगी कि 27 में बनेगी कि 26 में बनेगी? पहले तो मेरा अनुपूरक ये है कि उसके लिए कोई समय सीमा है कि नहीं है। दूसरा जो माननीय अनुपूरक है आपके माध्यम से कि जनता को शुद्ध पेयजल व्यवस्था की बात आपने कही है, तो मेरा ये पूछना है कि क्या जो आप पानी देने जा रहे हैं, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो समय बताएगा, पर जो आपकी योजना है, क्या जो पानी देंगे तो वो निःशुल्क देंगे कि उसका पैसा लेंगे? क्योंकि ऐसे ही विद्युतीकरण के नाम पर फ्री मीटर दिए गए, फ्री कनेक्शन दिए गए, पता चला बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची और विद्युत बिल आ रहे हैं। एक मेरा आखिरी मानवर आपके माध्यम से है, आपके हिम्मत से, कि मेरा एक व्यक्तिगत इन्हीं के विभाग का कि हमारे जनपद चित्रकूट में एक रसिन बांध है, रसिन बांध से बरुआ बांध पंप कैनाल की कार्य योजना प्रस्तावित है और विधायक बनने के बाद से उसमें काफी हुआ। मैं वो लिख के दे दो, उसका उत्तर अभी नहीं होगा क्योंकि पर्टिकुलरली उसके लिए पूछा गया। 2 ही अनुपूरक है कि पानी देंगे तो कब तक देंगे, जो रोड खोद रहे हैं उसको आप कब तक बनाएंगे? हाँ, वो इंडिविजुअली वो लिख के पूछ लीजिएगा क्योंकि अभी पर्टिकुलरली आपने उस रोड के बारे में नहीं पूछा था, वो मंत्री जी बाद में बता देंगे। श्री मोहम्मद फहीम इरफान। बहुत शुक्रिया मुझे पूरा पूछने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आपकी सेहत की कामना करता हूं, ताला आपको सेहत अता फरमाए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो योजना चल रही है उस योजना में मंत्री जी सबसे पहले नल की व्यवस्था होती थी। नल से क्योंकि लोगों को पानी मिल जाता था और लोगों को उस व्यवस्था में काफ़ी आसानी हो जाती थी। तो पहले तो नल व्यवस्था पूरी तरीके से बंद कर दी गई और उस नई व्यवस्था को चालू नहीं किया गया, तो ना तो उनसे पानी मिला लोगों को और ना ही जो नमामि गंगे का प्रस्ताव जो चल रहा है या जो काम चल रहा है उससे जल मिल पाया लोगों को। तो सबसे बड़ी परेशानी तो लोगों को ये सामना करना पड़ा। तो मैं इंडिया हैंडपंप बंद होने के बाद जो शुद्ध पेयजल से वंचित प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी दूषित पानी पीने पर मजबूर है। इसी क्रम में माननीय विधायक जी ने जो अभी कहा, ये बहुत गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा कि जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, वाकई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो ठेकेदार काम करने वाला है वो काम तो कर देता है, लेकिन क्योंकि बड़ी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, सरकार ने भी बनाई है, हम विधायक लोग भी बनवाते हैं, तो ठेकेदार उनको तोड़कर चले जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उन सड़कों को ठीक नहीं करते। और हमने काफ़ी बार लिखकर भी कोशिश भी की, डीएम साहब से भी कहा, तो मैं मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा
तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि हर घर जल योजना कब शुरू की गई थी, अब तक इसमें कितने प्रतिशत काम हो चुका है, इस योजना के अंतर्गत बिछाई जा रही पाइपलाइन का साइज भारत सरकार के CPHO मैनुअल के अनुसार कितना है, और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा इस योजना में प्रति व्यक्ति कितने पानी आयतन को आधार मानकर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। श्रीमती आराधना शामुना। और यूपी विधानसभा की ये सी तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल अनुपूरक बजट भी पेश होना है। और केरल में तबाही का मंजर, केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही, रात में 3 बार हुआ लैंडस्लाइड से 24 लोगों की मौत हो गई है, 400 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि 250 लोगों की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है, 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से भी बातचीत की है, केरल को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। केरल के वायनाड में आपको बता दें कि 3 बार हुई लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में 24 लोगों की मौत और 400 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। 250 लोगों की टीम रेस्क्यू कर रही है। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया है दुख। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से हादसे का मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहायता राशि की घोषणा की है। भूस्खलन में मृतक के परिजनों को 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि और मामूली रूप से घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने की बात कही गई है। वायनाड में आपको बता दें कि देर रात 3 बार हुई लैंडस्लाइड। प्रधानमंत्री ने भी घटना पर दुख जताया है और घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पोस्ट। वायनाड में भूस्खलन से बेहद दुखी हूं, जहां कथित तौर पर कई लोग फंसे हुए हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं राज्य और केंद्र सरकारों से आग्रह करता हूं, राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने का आग्रह करता हूं, चिकित्सा सहायता प्रदान करने का आग्रह करता हूं। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी किया पोस्ट। आपको बता दें कि मैं वायनाड के मेपाड़ी के पास भूस्खलन से दुखी हूं। भारी भूस्खलन से हुई तबाही को देखकर दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थना उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मेरी संवेदनाएं साथ हैं। मैं प्रार्थना करती हूं कि सभी को यथाशीघ्र सुरक्षित लाया जाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। आपको बता दें कि वायनाड के मेपड़ी में भूस्खलन को लेकर यह पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं व्यथित हूं, मेरी संवेदना उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति है। फंसे हुए लोगों को जल्द ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मैंने केरल के मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर से बात की है। मुझे आश्वासन दिया है कि बचाव अभियान चल रहा है। हर संभव सहायता के लिए केंद्रीय मंत्रियों से बात करूंगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कटिंग भी समय से पूरा होगा और 2024 तक सभी घरों में नल कनेक्शन और पानी की व्यवस्था भी कर दी मिलेगा पानी निःशुल्क। अनिल जी ने जो विषय सिंचाई से संबंधित किया था, अभी मैं वह जो बोल रहे हैं उसको मैं देखवा लूंगा और वह बंधा जो बोल रहे हैं रसीन बांध, उसको एक बार देखवा के करवा देंगे। अभी रोड कटिंग वाला ना, रोड कटिंग वाला बता दिए प्रताप, आपके रिपेयर ये भी रिपेयरिंग होता रहेगा ना। 2024 तक ये रिपेयरिंग। पहले नल देना, शुद्ध पानी पहुंच जाए घर में, नल का पानी पहुंच जाए शुद्ध, और थोड़ा 6 महीना टेस्टिंग हो जाए उसका, और पानी नल कनेक्शन घर घर पहुंचने लगेगा, रोड भी कंप्लीट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आदरणीय योगी जी के सरकार में कोई सी गांव में गड्ढा नहीं रहेगा। मैं गारंटी से विश्वास दिलाता हूं आपको।
एक तरफा। संख्या 3 श्री अभय सिंह। श्री अभय सिंह, अभय सिंह मंत्री जी बैठे। श्री अभय सिंह, श्री अभय सिंह, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रश्न यह था कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव लेकर के अब बाढ़ की रोकथाम के लिए योजना बनाने के लिए हम इस सदन के माध्यम से सरकार को, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने हमारे यहाँ दिलासीगंज घाट पर जियो बैग कटर का निर्माण किया, पर्क्यूपाइन पाइप स्टड का निर्माण किया, पर्क्यूपाइन प्रेसिंग का निर्माण किया। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और हावड़ा से चलकर मुंबई जाने वाली 12810 मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। घटना झारखंड के चक्रधरपुर मंडल के राजखरसावा बड़ा बाम्बो स्टेशन के बीच हुई है। घने जंगल में रात का सन्नाटा और अचानक ट्रेन में जोरदार झटका लगा। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में बड़ा बम्बू के पास मंगलवार की सुबह 343 बजे मालगाड़ी से टकराकर हावड़ा मुंबई मेल के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा राजखरसावा और बड़ा बम्बू स्टेशन के बीच किलोमीटर संख्या 298/21 पर हुआ है और इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की सूचना आई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। तो झारखंड में ट्रेन हादसा हुआ। देखिए, झारखंड में ट्रेन हादसा हो गया है, लेकिन इसके बाद कई और ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया गया है। फिलहाल के लिए ये ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, झारखंड में ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। तो यह अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर हादसे के बाद में कई ट्रेनों के रूट बदले जाने की बात सामने आई है। 22861 हावड़ा कंटबाजी को लेकर अहम जानकारी। और खड़गपुर धनबाद एक्सप्रेस को भी कैंसिल कर दिया गया है। स्क्रीन पर आपको हम ट्रेन नंबर्स भी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि खड़गपुर धनबाद एक्सप्रेस भी कैंसिल कर दी गई है। तो कई सारी ट्रेनें फिलहाल के लिए कैंसिल की गई हैं और हावड़ा बारबल एक्सप्रेस को भी कैंसिल किए जाने की बात सामने आई है। ट्रेन हादसे के बाद ये बड़ा कदम। बिलासपुर टाटा एक्सप्रेस को राउरकेला में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है फिलहाल के लिए, और एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस को चक्रधरपुर में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। कई कैंसिल हुई हैं, तो वहीं कई ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट भी की गई हैं। एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस को चक्रधरपुर में शॉर्ट टर्मिनेट किए जाने की बात सामने आई है। हावड़ा चक्रधरपुर एक्सप्रेस को आगरा में शॉर्ट टर्मिनेट किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, यात्रियों को बसों से नजदीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। 80% से अधिक यात्रियों को बसों से पहुंचाया गया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन आपने समय नहीं, आप कहाँ खड़े हुए? उसी समय में समय देता हूँ। मैं सोच रहा था आप उठोगे, लेकिन उठे नहीं। नहीं, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करते। अरे हमारे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, इसीलिए आजान मुझे आपकी तरफ देखा। तो देखिए हमें कच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखते समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे। इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे, तो गच्चा तो आपने भी किया।
आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी, जब आपने चर्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आज हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी। और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। प्रश्न संख्या 5 श्री महबूब अली मनीष। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न आपके सामने होगा और मैंने जो प्रश्न किया था, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने या तो सही से पढ़ा नहीं, और पढ़ा होता तो शायद उत्तर उसको विपरीत नहीं मिलता। सीधा है, आप देख लीजिए, कहीं मैंने आच्छादित का जिक्र नहीं किया, मैंने बेरोजगार का जिक्र किया है। बेरोजगार टीचरों को किस तरह से समायोजन करेंगे, क्यों हटा दिया गया, उसके बारे में बात किया। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि 21,126 टीचर है, ये भी आंकड़ा गलत है। वो भी 24,523 है। 10 लाख स्टूडेंट 60,292 मदद ताल्लुक रखते हैं। तो यूपी विधानसभा से आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शिवपाल सिंह यादव को बड़ी बातें कही गई, जिसका जवाब देते नजर आए हैं शिवपाल सिंह यादव, और एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला लगातार जारी रहा है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर संसद परिसर में प्रदर्शन करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद, और कोचिंग हादसे को लेकर संजय सिंह प्रदर्शन करेंगे। कोचिंग संस्थान के लिए बिल लाने की करेंगे मांग, बिल लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। और आम आदमी पार्टी के सांसद देश भर में कोचिंग संस्थान को रेगुलेट करने की मांग, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार से रेगुलेट करने की मांग की बात सामने आई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की है। कृषि मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बाबा केदारनाथ जी की प्रतिकृति और रेशम किसानों के द्वारा निर्मित शॉल भेंट की है। संसद भवन में हुई मुलाकात के बाद प्रेस को जारी बयान में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जैविक खेती से जुड़े उत्तराखंड के किसानों को अपनी फसलों को बेचने के लिए अब ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जल्द ही प्रदेश सरकार केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधीन संचालित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के साथ समझौता करने जा रही है और इससे राज्य के किसानों के जैविक उत्पादों को खरीदेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के माध्यम से जैविक उत्पादों को खरीदने के प्रस्ताव को भी सहमति दे दी है। और अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता दरबार लगाया है। सीएम सैनी ने आम जनता की समस्याएं सुनी है और संत कबीर कुटीर में आम जनता की सुनी समस्याएं, सीएम समस्याओं के निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश भी सीएम ने दे दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आम लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश सीएम की ओर से अधिकारियों को दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम ने समस्याओं के निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर चंडीगढ़ से खबर, सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता दरबार लगाया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
सिरसा में क्लरिकल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के द्वारा वेतनमान 35,400 को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन सरकार बार बार कर्मचारियों से वादा खिलाफी कर रही और 28 जुलाई को कर्मचारियों की ओर से संघर्ष का ऐलान भी किया गया है। लेकिन उससे पहले ही सरकार ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया और 5 अगस्त तक का समय दिया है। तब तक के लिए आंदोलन को स्थगित किया जाता है। अगर 5 अगस्त तक उनके वेतनमान को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के कर्मचारी आंदोलन के लिए तैयार हैं। उक्त बातें क्लरिकल वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य महासचिव सतीश ढाका ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही है। उनके साथ ही जिला उपप्रधान महासचिव सिरसा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब कोई नया पोर्टल आता है सरकार द्वारा कर्मचारियों पर थूक दिया जाता है। यही नहीं, सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि क्लरिकल कर्मचारी डायरी डिस्पैच व रिपोर्ट का काम करते हैं, जबकि आरटीआई से उन्होंने जानकारी ली तो 79 कार्य कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों पर काम का बोझ भी काफी अधिक है। जिला गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा नानक के अधीन गांव अलावलवाल के रहने वाले परोपकार सिंह के बेटे अजयपाल सिंह गिल की अमेरिका में मौत की दुखद खबर सामने आई है। मौत की खबर सामने आने के बाद परिवार का रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में मृतक के पिता परोपकार सिंह और फुफर सुखराज सिंह गिल ने कहा कि अजयपाल सिंह गिल 8 साल पहले अमेरिका के पोर्टलैंड में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि हर दिन की तरह रात को अजयपाल सिंह और उसके दोस्त एक साथ सोए थे, लेकिन सुबह अजयपाल सिंह नहीं उठे तो जब उनके दोस्तों ने उन्हें जगाने की कोशिश की तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। अजय साहब मेरा मतलब साढ़े का लड़का भतीजा ही होया अपना कोई 8 साल पहला मेरे बेटे ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਗਏ USA ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆ ਬੀਤੀ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸੌਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ 4 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਧਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣ बटाला के निजी अस्पताल श्री बाबा लाल अस्पताल में अचानक एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और अस्पताल के अंदर धुआं फैल गया। जान बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। मरीज अस्पताल से बाहर भागते दिखे और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया है। एसी ने अग पकड़ ली। बिजली की फ्लैक्चुएशन कुछ ज़्यादा थी, पहला लाइट सवेरे आई नहीं, मुड़ के फ्लैक्चुएशन होती रही काफ़ी, वो करके एसी ने कितने अग पकड़ ली है। वो कमरे च कोई पेशेंट नहीं सी हैगा तो कमरे के विच ही रही अग जी रही है, वो करके कोई जानी माली नुकसान नहीं होया। बाबा लाल जी की पूरी कृपा रही है तो पूरा बचा रहा। बाकी साढ़े को सारी इत्थे हर तरह की फायर ब्रिगेड की सुविधा सारी उपलब्ध हैगी सी। मुख्य कारण हुण ते कमरा बंद सी, कमरे च कोई पेशेंट है नहीं सी। हुण एसी ने बिजली की फ्लैक्चुएशन करके अग कोई स्पार्किंग वगैरह हुई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ 17 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕਤ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਮੋਕ ਸੀਗੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਏਸੀ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ। ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਏਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਸੜਿਆ।
मुरादाबाद से अगली खबर, जहां पुष्पेंद्र हत्याकांड में 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। 9 साल पहले हुए हत्याकांड में दोषियों को सुनाई गई सजा। महिला कल्याण विभाग में तैनात था मृतक संविदा कर्मी और दिन दहाड़ी गोली मारकर कराई गई थी संविदा कर्मी की हत्या। 20 करोड़ के घोटाले की आरटीआई मांगने पर की गई थी हत्या। विभाग के ही 2 बाबुओं चुन्नीलाल मुकुट सिंह ने कराई थी हत्या। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कराए जाने की बात सामने आई थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महिला कल्याण विभाग में तैनात था मृतक संविदा कर्मी, तो महिला कल्याण विभाग में तैनाती थी और दिन दहाड़े गोली मारकर कराई गई थी संविदा कर्मी की हत्या। 20 करोड़ के घोटाले की आरटीआई मांगने पर की गई थी हत्या। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, विभाग के ही 2 बाबुओं चुन्नीलाल और मुकुट सिंह ने हत्या कराई थी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, मैरिज वेबसाइट पर दोस्ती और फिर शादी से इनकार। वीडियो वायरल करने के युवक ने दी धमकी और आरोपी ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर रुपयों की मांग की है। हरियाणा निवासी गौरव मंगला पर एफआईआर दर्ज हुई है। अलीगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर केस दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं फतेहपुर से, जहां पर चोरी की सरिया बेचने के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अहम खबर आपको बता दें, और 3 फरार हो गए हैं। झारखंड, कौशाम्बी और फतेहपुर के हैं सारे अभियुक्त। 3 ट्रेलर, 35 कुंतल सरिया, 26 डल लोहे के तार बेचे जाने की बात और तार काटने और तौलने के उपकरण बेचे गए। आईजी प्रेम कुमार ने छापा मारकर पकड़ा माल। थाना प्रभारी ठरियाओं हल्का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर को निलंबित किए जाने की भी बात सामने आई है। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।